वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और इस पर बीजेपी के रिएक्शन ने एक बार फिर सियासत में फ्री रेवड़ी कल्चर पर बहस छेड़ दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान से जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोर्ट के दखल का स्वागत किया। हालांकि पटेल ने ये साफ किया कि बीजेपी की योजनाओं और कोर्ट की मंशा में कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कहना है उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता। लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जाहिर है सरकारें जनता के पैसे को ही स्कीम्स के जरिए निचले तबके के विकास पर खर्च कर रही हैं। इसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी मान रही है कि जन कल्याण की योजनाओं और रेवड़ी बांटने में अंतर है। इसको लेकर बीजेपी थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने को लेकर भी राजी है, लेकिन कांग्रेस भी इस पर अपना एजेंडा प्लान कर चुकी है। कांग्रेस का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। पूरे 17 साल तो आप जनता को लूटते रहे, अब आपको अचानक ख्याल आ रहा है कि भाई नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे तो रेवड़ियां बांटे हम। तो ये चुनावी दृष्टिकोण से जो ये इन्होंने रेवड़ियां बांटना शुरू करी और पहले मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखें। हमने जब मध्य प्रदेश छोड़ा था तो मात्र 23,000 करोड़ कर्ज था। आज लाखों की मतलब गिनती नहीं हो रही है कितना कर्जा लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना समेत कई योजनाओं को अमली जामा पहना चुकी है, तो कांग्रेस 5 चुनावी गारंटियों का वादा कर चुकी है। इस दौड़ में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आप सुप्रीमो केजरीवाल एमपी में 10 चुनावी रेवड़ियों का ऐलान कर चुके हैं। बीते चुनावों को देखा जाए तो कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गुजरात, गोवा में इसका फायदा भी मिला। अब देखना होगा ये मुद्दा जनता पर कितना असर डालता है। सवाल नंबर 1, क्या चुनावी रेवड़ियां और योजनाओं का अंतर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? सवाल नंबर 2, क्या फ्री रेवड़ियों का इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य होना चाहिए? सवाल नंबर 3, चुनाव में आम जनता पर ऐसे मुद्दे कितना असर डालते हैं? और आज का हमारा मुद्दा है मुफ्त पर सख्त। ये एक बड़ा सवाल है जो और बड़ा होता चला जाएगा। चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम जिन ज़रूरतमंद तबके को फ़ायदा पहुंचाना है या उसको मुख्य धारा में लाना है, विकास की, पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़ाने की, उससे किसी को एतराज़ नहीं है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण एक ऐसी ही मजबूत व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग को आरक्षण की इस व्यवस्था के ज़रिए हम सबल बनाएं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और उसे विकास के फ़ायदों से सीधे तौर पर जोड़ें। लेकिन ये जो रेवड़ियां हैं या फ्री बीज हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो चुनाव के चंद महीनों पहले आती है और मतदाता के मानस को इससे प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जाती है। और ये लोगों को योग्य या उन्हें स्किलफुल बनाने के बजाय ये उनको फौरी तौर पर एक राहत पहुंचाती है, उनके मानस पर असर डालती है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी फ्री बीज को लेकर सवाल उठाती रही है। लेकिन चुनावी राजनीति की मजबूरियां अपनी जगह होती हैं और इसका अपवाद कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, खुद बीजेपी भी नहीं है। और यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले कई ऐसी घोषणाएं होती हैं जो ये सवाल सबके मन में खड़ा करती हैं कि आप व्यक्ति को एक स्थायी योग्यता देना चाहते हैं या आप उसको चंद महीने पहले चुनाव के कुछ सुविधाएं देकर अपने साथ करना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि किसी घर में किसी उद्योगपति को गढ़ना
किसी आईएएस अधिकारी को गढ़ना या किसी व्यापारी को गढ़ना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे उसके घर का एक समूल विकास होगा और वो पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा, कि बजाय इसके हम उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जो तुरंत राहत तो पहुंचा देंगी, लेकिन लॉन्ग रन में शायद उसे काम से भी मोड़ पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी। कई सवाल हैं मन में, लेकिन चुनावी राजनीति की मजबूरियां, बशीर बद्र साहब याद आते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई रेवड़ियां नहीं देता। तो ये एक सवाल तो मन में है। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे एनालिस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, या फ़ोन पर या लाइव। सबसे पहले मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों को लेकर ये बात कही जा रही है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र और अपनी चुनावी एजेंडा को बहुत सारी घोषणाओं से जोड़ दिया है। पहली टिप्पणी राजेंद्र जी आपकी, एक संक्षिप्त टिप्पणी, फिर मैं आशीष जी की तरफ चढ़ूँगा। क्या कहेंगे आप भी? बिजली बिल माफ़, किसानों के कर्जे माफ़, लाडली बहना के लिए, आपके लिए नारी कल्याण योजना हो जाता है, उसके लिए भी आप बात करते हैं। किस तरह आप देखते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि आप एक विजनरी इंजीनियर हैं और मैंने आपको सुना है मंचों से, तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई रेवड़ियां नहीं देता, चाहे बात कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। जी राजेंद्र जी, जी आप तक आवाज़ पहुंच रही है राजेंद्र जी? चलिए पहले आशीष जी से ही बात कर लेते हैं। आशीष जी, आपने मेरी सारी बातें सुनी होंगी, सारे आपने मैं राजेंद्र जी की तरफ सवाल डायरेक्ट कर रहा था, वही सवाल मैं आपकी तरफ ले जाता हूं। क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं इन घोषणाओं को? देखिए शरद जी, आज इस लोकतांत्रिक देश में चुनावों को जीतने के नाम पर बहुत सारी घोषणाएं ताबड़तोड़ की जाती है, और उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं यह रहता है कि जिनसे वोट प्राप्त करना है उन तक सरकार की बनने पर इस तरह की घोषणाएं की जाए ताकि चुनाव में लाभ मिल सके। लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संदर्भ में मैं बात करूं तो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, हमने एक विधिवत, एक जिसे कह सकते हैं क्रमवार रूप से समाज के कमजोर गरीब वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं प्रारंभ की, और वो आज योजनाएं जो है अपने वो सर्वोत्तम बिंदु पर है। किसानों के लिए बिजली का इंतजाम हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, सस्ती दर पर उनको बिजली मिल सके, समर्थन मूल्य पर उनकी उपज बिक सके, उनको नुकसान होने पर राहत, मुआवजा, बीमा मिल सके। ये सब करके हमने ये उपाय करके खेती को करने के लिए किसान के अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इसी तरह अगर हम माने कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को स्कूल की ड्रेस दिला रहे हैं, 12वीं तक किताबें दिला रहे हैं, स्कूलों में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसके कारण शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो 5 लाख रुपए तक का इलाज यदि गरीब व्यक्ति को होता है तो उसके मन में इस बात का संतोष का भाव होता है कि गरीबी के कारण में इलाज के अभाव में आशीष जी, लेकिन एक बड़ी बात आप सहमत होंगे इससे कि ये सारी प्रक्रिया एक सीमा तक ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि 8-10 साल पहले मध्य प्रदेश के एक ज़िले में बड़ा विवाद हो गया था, जब वहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी ने उन अपात्र लोगों के मकानों पर कथित रूप से ये लिखने के निर्देश दिए थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन की स्कीम्स का सरकार की फ़ायदा उठा रहे थे कि यहाँ गरीब रहता है। आपको इसके साथ ये भी रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन सुपात्र है और कौन वास्तविक पात्र है, नहीं तो कई लोग इसका फ़ायदा लेने के लिए जो सुपात्र नहीं हैं वो इसका फ़ायदा लेने के लिए, और इसमें गांव के प्रतिनिधियों की, राजनेताओं की, हर पार्टी के, मध्य प्रदेश में तो 2 ही हैं, और एक मिली जुली नूरा कुश्ती से इन योजनाओं का उपयोग कम, कई बार दुरुपयोग अधिक हो जाता है। निसंदेह शरद जी, पात्र व्यक्ति को यदि योजनाओं का लाभ मिलता है तो कम से कम उसमें समाज में भी एक विश्वास जाता है कि जिसे आवश्यकता थी उसको मिला, और अपात्र लोग यदि शासन से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ लेते हैं तो उससे एक अव्यवस्था उत्पन्न होती है, क्योंकि सब लोगों की पूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के लिए यदि सरकार काम करती है तो
कम से कम एक आज मोदी जी की सरकार के कारण और शिवराज जी की सरकार के कारण अच्छी सड़कें हमको मिल रही है। 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान यदि इस देश में मिला है तो कम से कम उनके अंदर ये बिल्कुल भाव जागृत हुआ है कि गरीब और जी अमीर के बीच की असमानता थी वो दूर हुई है। बिल्कुल इसलिए हम अगर ये योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश की आजादी के बाद जो वर्षों से उपेक्षित रहे उन लोगों तक आज जी योजनाएं हाँ, जी पहुंची हाँ। तो मैं देश राजेंद्र शर्मा जी की जी। तरफ चलूँगा। राजेंद्र जी, पत्रकारिता के छात्र के तौर पर मैं जब महाराष्ट्र के एक ज़िले में, जो काफ़ी बड़ा ज़िला है, जब मैं वहाँ हम विद्यार्थी गए और वहाँ हमने कुछ आंदोलनरत किसानों को देखा और हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ धरना दे रहे हैं कि सड़क बननी चाहिए, तो एक माइंडसेट था हमारे दिमाग में कि यहाँ मरीज जो हैं वो हॉस्पिटल तक जाने में दिक्कत होगी। तो हमने वही प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कोई टेंशन नहीं है, इधर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बड़े शहरों तक जाएगा। अगर हाईवे से हमारे गांव की सड़क जुड़ेगी तो हमको ज़्यादा किसी से कोई वो नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए हमको सड़क बना के देने का। सड़क बना के दोगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तान के पहुंचेगा। ये एक माइंडसेट मध्य प्रदेश में और विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी बात आप बेहतर समझते हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, आप समझते हैं। आखिर मैं नहीं कहता कि आप बिजली बिल माफ़ मत करिए, लाडली बहना या नारी कल्याण की योजनाएं मत चलाइए, किसानों के कर्जे माफ़ मत करिए, लेकिन इसके साथ एक स्किलफुल मध्य प्रदेश की तरफ भी तो बढ़िए। जी राजेंद्र जी। शरद जी नमस्कार जी मैं आपसे बोलूँगा कि ये जिस तरीके से ये रेवड़ी बांटने का अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है, देखिए कोई भी घोषणा जब आप करते हो तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे आपका एजेंडा क्या है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ये एहसास हुआ कि हमारी प्रदेश में सरकार जाने वाली है, जब आपके मीडिया के सर्वे और तमाम रिपोर्टें आने लगीं कि मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिन पूरे हो गए, तो उसके साथ ही शिवराज जी ने तत्काल घोषणाओं की झड़ी लगा दी। जैसे ही उनको सर्वे की रिपोर्ट मिलती है तो कहते हैं भाई हम लाडली बहनों को 1000 रुपये देंगे, दूसरे दिन बोलते हैं कि हम संविदा कर्मों को नियमित करेंगे। आप घोषणा तो आपकी भी है राजेंद्र जी, कांग्रेस की भी घोषणा है कि आप भी देंगे, तुरंत घोषणा हुई थी जैसे लाडली बहना की घोषणा हुई थी। जी देखिए हमारी घोषणा नहीं है, हम एक चुनाव में हमारा एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक वचन पत्र है, हमारी सरकार आएगी तो हम एक सुनियोजित तरीके से इन कामों को पूरा करेंगे। राजेंद्र जी, कर्नाटक में आर्थिक संकट जैसी स्थिति में नहीं कहूंगा, लेकिन पेमेंट्स रुके हुए हैं। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से चुनौतियां हैं। मैं फिर कहूंगा कि इन योजनाओं में या जहां से मांग उठी है ये गलत है, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन आपको रेवेन्यू के सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे कि अगर पेमेंट रुकते हैं और वहाँ के कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार जी मानते हैं कि चुनौतियां हैं, तो सोचना तो पड़ेगा आपको। चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन आगे रेवेन्यू कहाँ से आएगा सर? आप तो बहुत बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। राजेंद्र जी। जी देखिए मध्य प्रदेश में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री के लिए कैंडिडेट हैं कमलनाथ जी, वो पूरे हिंदुस्तान में एक विजनरी लीडर के रूप में जाने जाते हैं। जी मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी जब कोई घोषणा करते हैं तो उसके साथ उनका एक सुनियोजित प्लान रहता है कि उसको वो पूरा कैसे करेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रदेश की हालत कर दी है, इससे वित्तीय हालत जरूर खराब हुई। आज मध्य प्रदेश का बजट है 3,08,000 और हम पे कर्जा है 3,31,000 करोड़। तो मध्य प्रदेश को वित्तीय संकट में तो मुख्यमंत्री ने ढकेल दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस समय कमलनाथ जी जैसे विजनरी नेता की जरूरत है, एक दूरदृष्टि के बहुआयामी सोच वाले नेता की जरूरत है। चलिए मैं लौटूंगा। जी मैं लौटूंगा आपकी तरफ। मनोज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप किस तरह देखते हैं, आज प्रहलाद पटेल जी से भी ये सवाल पूछा गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं और अब चुनाव में उम्मीदवार भी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने जिस तरह से जिन योजनाओं को आकार दिया है, उन योजनाओं में जन कल्याण की भावना केंद्र में है। फ्री बीज या रेवड़ियों जैसा कोई
अब ठीक बात है, अपने नज़रिए से राजनीतिक दल इसे देखते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बात कही है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू, लेकिन अब क्या ये विषय भी क्या अब निर्वाचन आयोग के दायरे से भी निकल के सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या है, और वैसे ही बर्डन्ड है सुप्रीम कोर्ट? जी जी देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लाइन दी, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई, जिस बहस की बहुत जरूरत थी, जिस पर चर्चा होना चाहिए। आप और हम भी आज चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत है। बात अकेली मध्य प्रदेश की नहीं है, उन्होंने राजस्थान का जिक्र भी किया है। तो बीजेपी और कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने चिंता जताई। क्या ऐसा करते हुए भी यदि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है हम इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, तो इसका रास्ता यही है कि आप विकास के कामों की तरफ आगे बढ़िए, जो हुए भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुए, जैसा दोनों का दावा है। विकास के कार्य हुए, राजस्थान में भी हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए, लेकिन अब रास्ता सर्जित निकलना पड़ेगा। देखिए, इस बार का जो वोटर्स होगा वो दो तरह का वोटर, एक वो वोटर है जो नया वोटर है, 18 साल का, जो पहली बार वोट करेगा। एक वो वोटर है जो 18 से 25 साल का, वो देख रहा है कि इन वर्षों में हुआ क्या, किसी भी सरकार ने किया हो, तो वो ये चाहता है कि फ्री बीज की जो योजनाएं हैं इस पर काम न करते हुए विकास की लाइन बढ़ाइए। जब सड़कें बनी तो निश्चित रूप से कई गांवों का विकास हुआ। आज भी मैं किसी फील्ड पर ही हूं, इस वक्त भी गाड़ी से ही आपसे बात कर रहा हूं, तो पहुंचने में टाइम नहीं लगता। और उसकी वजह ये हुई कि आसपास के जो गांव है विकास की दृष्टि से जुड़े, उनका बहुत सारा विकास हुआ, और उसके कारण उनका काम, कृषि के जो उत्पादन है वो दूसरे शहरों में जाने लगे। तो इस तरफ आप काम करिए ना। याद होगा आपको कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो वहां पर बिजली फ्री में दी जाती थी। उन्होंने आकर सारी बिजली कट कर दी। फिर ये कहा गया कि शायद चुनाव में हार मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसका रास्ता निकाला। और ऐसा कोई बीजेपी के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी इस तरह के काम करते रहे। तो अब उन्हीं चीजों की जरूरत है। ये बहस चल पड़ी है, इसका जवाब जो नया युवा वोटर्स है वो खोजना चाहेगा, वो बहस के जरिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मनोज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आशीष जी, मैं आपकी तरफ इसी सवाल के साथ आऊंगा। बहुत कोशिशें हैं, मैं हमेशा ये बात, हम हमेशा कहते हैं कोई सरकार चुनाव में हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, और ना ही कोई विपक्ष में बैठा दल यही सोचता है कि साहब हम तो फिर बैठ लेंगे विपक्ष में। दोनों की कोशिश होती है कि वो सरकार बनाएं और जनता के हित के लिए सामने आए अपनी पॉलिसीज़ के साथ। लेकिन आप अगर लॉन्ग रन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको झुग्गी बस्तियों में उद्योगपति निकालने होंगे, IAS अधिकारी निकालने होंगे, पुलिस अधिकारी निकालने होंगे, अब व्यापारी उत्पन्न करने होंगे। ये एक लंबा रास्ता है जिसमें आपको वहाँ स्कूल्स बनाने होंगे बेहतर, आपको कॉलेजेस जहाँ 0 पैसे में शिक्षा मिले, इस तरह की चीज़ों की तरफ भी हमें बढ़ना होगा। क्योंकि कई बार जिस तरह से, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट सरकारों का बढ़ता है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जैसा मनोज कह रहे थे कि किसी एक सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, फिर आप संसाधन भी तो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अब GST रिजीम में राज्यों के हाथ भी बंधे हैं, क्या वो बहुत रेवेन्यू के लिए भी आगे नहीं जा सकते हैं? जी निसंदेह शरद जी, अच्छी सरकार के लिए उस सरकार का अच्छा वित्तीय प्रबंधन भी होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र सरकार का वित्तीय प्रबंधन आप देख लीजिए या मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय प्रबंधन देख लीजिए। कर्जे हर सरकार लेती है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिया है, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में विकास बहुत तेजी के साथ हुआ है। हम सिंचाई क्षमता में 45 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच चुके हैं। हम आज की तारीख में लगभग 5 करोड़ से आसपास लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं। हमारे गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर पहुंच गया है। कई सारे विकास की योजनाएं मध्य प्रदेश में मूर्त रूप ले रही है। नेशनल हाईवे का बहुत अच्छा काम चल रहा है, प्रधानमंत्री सड़क में, प्रधानमंत्री आवास में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। और जब ये परिवर्तन सरकारों के माध्यम से समाज में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुंदर प्रदेश हमारा आज लग रहा है। विकास के मामले में हमने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन ये सिस्टम जो एक बना है, निसंदेह माननीय उच्चतम न्यायालय ने यदि कुछ कहा है तो राजनीतिक दलों को इस विषय में विचार अवश्य करना चाहिए। चुनाव विकास के नाम पर ही होना चाहिए और विकास के नाम पर ही मतदाताओं के द्वारा मतदान भी किया जाना चाहिए। लेकिन जो वर्ग वर्षों से उपेक्षित है, कमजोर है, उन्हें बराबरी पर लाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए महिला, जो कि देश की 50% आबादी है, उन्हें राजनीतिक रूप से आरक्षण देना, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं बनाना, बेटी, लड़के और लड़की के बीच की जो लिंगानुपात है उसमें जो अंतर है वो दूर हो, इसके लिए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना लाना,
इन सब योजनाओं के कारण ही आज मैं कह सकता हूं कि समाज के बीच की असमानता कम हुई है। लेकिन माननीय जी। उच्चतम न्यायालय ने यदि कुछ कहा है तो उसका पर संज्ञान लेते हुए सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। राजेंद्र जी, कुछ योजनाएं जब आईं तो ये भी कहा गया, जो सीधे समाज के वंचित वर्ग के लिए थी, तो ये कहा गया कि इसकी वजह से खेतीहर मजदूर और श्रमिक मिलने कठिन हो गए। जो जिस समाज के जिस वर्ग के पास बुनियादी ज़रूरत के नाम पर सिर्फ उसके लिए बुनियादी ज़रूरत है कि उसके पास रोटी और कपड़ा हो, बस, इसके अलावा उसका सपना नहीं है, उसको जब ये चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, तो कहीं मनोविज्ञान भी ये कहता है, समाजशास्त्री भी कहते हैं, उसकी आगे बढ़ने की ललक इसके आगे कई बार अटक जाती है। सबकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इसका भी, इस मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हम समाज के इस वर्ग को ऐसी तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं कि आपने उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर दी और उसका काम से भी ध्यान हटता है, आगे बढ़ने से भी ध्यान हटता है कि मुझे और मेहनत करनी है। आपको ये सब सुविधाएं दे के उसको आगे बढ़ने की धारा पे तो लाना होगा। राजेंद्र जी। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्वावलंबन की भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना, जिससे वो स्वयं सक्षम हो, अपनी और समाज की ज़रूरतों को पूरी करना, ये एक आवश्यक काम है। पर इसके साथ साथ जो समाज में जो तबका पीछे छूट गया है, उसको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी माध्यम से रेस में बनाए रखना भी ज़रूरी है। देखिए, यही एक संतुलन है जो सरकारों को करना पड़ेगा। विकास और जो वंचित तबका है उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं, इसके बीच में एक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मैं आपसे कह रहा था पहले कि इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है और समय क्या है। आज जब सरकारें जब जाने की बारी आती है, जब उनका समय पूरा हो जाता है, तब वो इस किस्म के निर्णय लेती हैं। ये घोषणाओं की झड़ी आप तब लगा रहे हो जब आपकी सरकार का समय खत्म हो गया। अरे 5 साल आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी योजना बनाई, ये दिखना चाहिए ना, ये 5 साल आपने क्या किया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सरकारों को, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, इसकी तवज्जो देनी चाहिए। मनोज, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 20 सेकंड में अपनी बात करें। जी सर जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सही समय पर यह बहस छिड़ी, जिस बहस की जरूरत थी। ये ठीक है, इस चुनाव में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आगामी दिनों में, आगामी वर्षों में जब भी लोकसभा या जो चुनाव होंगे, तो उस पर इसको लेकर एक नई बहस छिड़ने वाली, क्योंकि मतदाता, फिर मैं कहूंगा, 2 तरह का है, एक वो जो नया है और एक वो जो इसका इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही मैं कंक्लूड करूंगा इस बात के साथ कि अक्सर हम कहते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि बच्चे को बचपन में बहुत लाड़ प्यार आप करें, इसीलिए कहा जाता है कि उसको अभाव और चुनौतियों से भी उसका परिचय आप उस उम्र से कराएं जब वो समझदारी की तरफ बढ़ता है। अंबेडकर जहाँ से निकलते हैं वहाँ घोर उपेक्षा है, घोर तिरस्कार है और घोर गरीबी है। लेकिन जो कहा जाता है, किसी दार्शनिक ने कहा है कि असंतोष राहें खोलता है और संतोष राहें बंद करता है। समाज में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कमज़ोर को कमज़ोर रखिए, ये हम में से कोई नहीं कह सकता और न ये कहना उचित है, लेकिन हमें ये चुनौतियाँ किसी भी वर्ग को समाज के, चाहे वो उद्योगपति वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, धनाढ्य वर्ग हो या कमज़ोर वर्ग हो, आप उसको संतोष से झड़ी लगाकर घोषणाओं की अगर आप उसको संतुष्ट कर देंगे तो शायद उसकी आगे बढ़ने की ललक को भी आप कहीं पीछे छोड़ देंगे या खत्म कर देंगे। और किसी भी समाज से अगर उद्यमशीलता चली गई, एंटरप्रेन्योरशिप चली गई, आगे बढ़ने की ललक चली गई, जिससे अंबेडकर आते हैं, जिससे तमाम बड़े महापुरुष जिन्होंने गरीबी देखी है वो निकले हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसका संतुलन बिठाना होगा। राजनेताओं को सिर्फ 5 साल चुनाव पर नहीं ध्यान देना होगा, तो ये भारत जिसकी आज हम बात करते हैं कि ये विश्व का शिरोमणि बनने जा रहा है, बनेगा साहब इसी तरह से। नालंदा तक्षशिला से ही वो रास्ता जाता है, वो रास्ता रेवड़ियों के हाट बाजार से नहीं गुजरता है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।